धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य आइयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रन का हमारा क्रमांक है 1089, दिन बुधवार, तारीख 11 दिसंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय वैभव गोयल जी जो आज के स्पीकर हैं, और हमारे बीच में आदरणीय रवि कुमार साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो कि सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, और हमारे एन के नेफ साहब जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं कानपुर से, जो इसको कंक्लूड करेंगे। आप ज़्यादा सुन लेते हो, आदरणीय रवि कुमार साहब से निवेदन करता हूँ कि आज के विषय को इंट्रोड्यूस करें, कैपिटल गेन के विषय में। उसके बाद वैभव गोयल जी। आदरणीय रवि कुमार साहब। मैं अरविंद जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है ऐसी सेमिनार रखने का। आज का कमिंग हरिडली ऑन दिस सब्जेक्ट, अभी कुछ दिन पहले ही मैं आपके फोरम में देख रहा था, कैपिटल गेन्स को इंट्रोडक्शन करके एक सेमिनार रखा गया था। उसमें कैपिटल गेन्स की विभिन्न, जो आज मैं टॉपिक देख रहा था आपका था स्पेशल केसेस ऑफ कैपिटल गेन। तो इसलिए मेरा आज बड़ा ये सौभाग्य है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज के जो स्पीकर हैं वो वैभव गोयल जी हैं, हु इज ए जीनियस। इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट ही इज ए टैलेंट इन गाजियाबाद। और आज की जो सेमिनार होने वाली है, मेरा उनसे अनुरोध है वैभव जी से कि जो स्पेशल कुछ दो चार मेरे जहन में बात आ रही है कैपिटल गेन के बारे में, उसको कवर करेंगे, क्योंकि समय भी उस हिसाब से, समय की सीमा भी है। ये आज का सब्जेक्ट क्या, मेनली जो इम्पोर्टेंट कैपिटल गेन्स में जो व्हाट इज ए कैपिटल एसेट वो बात अलग है, पर मेन जो थी कैपिटल गेन ऑफ प्रॉपर्टी की बात थी। ये जो अमेंडमेंट आई है विच हैज बीन ब्रॉट बाय फाइनेंस एक्ट 2024, यूनियन बजट 24 में, इसको 23 जुलाई 2024 से उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। उसमें क्या क्या उन्होंने कि आप सिंगल रेट ऑफ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन ले ले, या आगे जो पुराना क्या था 20% विद इंडेक्सेशन चलता आ रहा था। पर उसमें थोड़ी सी भ्रांति ये रही है, वहां पर लिखा है द वर्ड एक्वायर्ड और ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर, एक्वायर्ड ऑन 23/7/2024 एंड ट्रांसफर्ड ऑन आफ्टर 23/7/24। मेरे जहन में, मेरे तजुर्बे में, मेरे कुछ दोस्तों की, क्लाइंट्स की ऐसी बात आई कि उन्होंने 23 जुलाई 2024 से पहले उन्होंने पोजेशन भी ले लिया, उन्होंने पेमेंट भी सारी कर दी है, जो रजिस्ट्री है किसी सूरत में कोई बात रही है और हेल्थ रीजन से वो उसके पेंडिंग थी और उसने बाद में कराई है। तो ऐसे कुछ केसेस होंगे जिसमें पार्ट पेमेंट है, जिसमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट सेल हुआ है। तो ये वैभव जी इस बात को थोड़ा, इसमें इसके क्लैरिफिकेशन भी इस मामले में आई हैं कि वेदर इसमें एक्वायर्ड और जो वर्ड एक्वायर्ड और जो दूसरा वर्ड ट्रांसफर्ड है, उसको कैसे इसको करके इम्प्लीमेंट करके कौन से केसेस इसमें आएंगे और नहीं आएंगे। अब इसके इशू ये है कि नाउ ये अमेंडमेंट लाने से एक कॉमन आदमी का क्या भला होने वाला, बेसिक लिमिट से एक लाए। तो वन क्वेश्चन वुड बी दैट हु विल बी बेनिफिटेड बाय दिस चेंज व्हिच हैज बीन ब्रॉट बाय दिस। नाउ ये भी बात क्लियर वैभव जी कर देंगे कि इस अमेंडमेंट आने के बाद में जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी 54 ईसी में, बॉन्ड में 50 लाख की री इन्वेस्ट इनटू प्रॉपर्टी, ये सब बातें कायम रहती, अभी भी आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये बात थोड़ी भ्रांति में है कि वो जो बेनिफिट्स से अभी गए नहीं है, ठीक है। दूसरी बात इसमें जो मैं इसमें, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है इस फोरम की वो ज्यादा प्रोफेशनल सीएस की ज्यादा नहीं है, एक भी कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से भी हम अगर चलते हैं तो वी टेक इट कि जो कैपिटल गेन ऑन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर है, उसमें क्या विद इन म्युनिसिपल लिमिट है, आउटसाइड म्युनिसिपल लिमिट है, फिर जहाँ खेती होती है जहाँ नहीं खेती होती है। फिर इससे बड़ी बात गाजियाबाद में जो बात आती है, आसपास के नोएडा गाजियाबाद में बहुत सारा लैंड कंपनसेशन मिलता है, उसकी बड़ी एक भ्रांति, उसके बारे में सर्कुलर भी बोर्ड ने क्लेरिफाई की है। वो कंपनसेशन में 5 साल का ब्याज मिलता है। Now, for the purpose of capital gain 54D, इसमें एक स्पेसिफिक सेक्शन है कैपिटल गेन में कि वेदर द टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपनसेशन जो है एग्रीकल्चर लैंड का और उसका इंटरेस्ट है वो किस किस हिसाब में किया जाएगा। एक सेकंड पॉइंट विच वुड बी रेफर्ड वुड बी इंपॉर्टेंट वुड बी कि अगर आप नॉर्मल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका 1% टीडीएस है, परंतु ये ख्याल रखें कि अगर किसी एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें टीडीएस रेट 20% है। उसमें हमने पीछे कुछ लोगों में किया कि पहले उसको ट्रांसफर किया, गिफ्ट किया प्रॉपर्टी को फ्रॉम द मदर टू द सन, सन ने आगे होल्ड किया, क्योंकि फिर आगे टीडीएस का रिफंड लेने में प्रोविजन तो है, आप अप्लाई करिए, पर बड़ा टीडीएस ये रास्ता है, एक ये भी प्रोविजन है। सेकंड thing which I want to which the learned speaker would cover would be that
मुझे आप बता दीजिएगा समय की सीमा, बिकॉज आप मतलब मैं बिकॉज सब्जेक्ट ये आई वुड स्पीक जस्ट 2 मिनट। जो जो पॉइंट्स मैं चाहता हूँ वैभव जी कवर करें। एक प्रोविजन है डिस्ट्रेस सेल का। आई थिंक एवरी कॉमन मैन शुड नो दैट अगर आप सेक्टर रेट से कम रजिस्ट्री करवाते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेगी करके कि भाई नहीं तो आप वैल्यूएशन को सेल को रेफर करेंगे। पर कोई बात होती है जहां पर प्रॉपर्टी ऑलरेडी टेनेंट के पास पड़ी है या कोई और की बात है, पर डिस्ट्रेस सेल लेके उसके लिए आईटीओ लेवल पर तो उसको टैक्स लग जाता है, फिर आगे वैल्यूएशन होती है बहुत सारी, उस बात को बचना चाहिए। एक दूसरा इश्यू आया था ज्वेलरी बिल का। हमारे बहुत भाई लोग ज्वेलरी बिल लेके कैपिटल पर्चा वर्चा लेके बनाते हैं। अब उसमें क्या 5% तो जीएसटी लग गया है उसके ऊपर, जो ज्वेलरी के बिल है, प्लस द कैपिटल गेन इशू ऑल्सो वुड कम इन। आप जो उसको बिल देगा, कब उसने ली, कहाँ से ली, अगर मैरिज किया तो किस ईयर में है, तो कैपिटल गेन दैट पार्ट शुड बी टेकन। बाकी दूसरा इशू जो है दैट इज दी होल्डिंग पीरियड ऑफ, उन्होंने बॉन्ड्स के चेंज किए हैं, म्यूचुअल फंड के चेंज किए हैं, उसकी टैक्सेबिलिटी में यूनिफॉर्मिटी की है, वो बातें भी उसमें इसमें कवर कर देंगे। आई थिंक दीज आर few things which I would learn, because Vaibhav is a very knowledgeable and intelligent guy. He would clear all these points and would also add, because our topic is special cases, अगर इसमें और किसी की कोई भ्रांति होगी, कोई बात आएगी तो उसको कवर करेंगे। एक बात फाइनली, आज आपके हमारा वोटर थैंक्स हमारा जो है वो नेप साहब प्रेजेंट कर रहे हैं। नेप साहब का ये आदेश है कि जब मैं इस आपके फोरम पर रहूंगा तो मैं अपनी बात एक कथे जरूर कहूंगा। तो वो कथा हमेशा बजट में मैं कहता हूँ हमेशा कि भाई टैक्स लगता है तो अल्टीमेटली तो बकरा तो वही कटता है जो कॉमन मैन है, जो टैक्स पेयर है। उसमें एक कथा मैं हमेशा भजन पढ़ता हूँ कि कत्ल हमारा ही होना था किस्तों में, कत्ल हमारा ही होता रहता है किस्तों में। कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए, चाहे मनमोहन सिंह आए, चाहे चिदम्बरम आए, चाहे कोई और फाइनेंस मिनिस्टर आए, अल्टीमेटली टैक्स की जो इम्प्लीकेशन है वो तो बेचारा टैक्स पेयर पिसता ही पिसता है। अब इससे क्या फायदे क्या नुकसान अमेंडमेंट से आए हैं, इसको आई आई हैंड ओवर द माइक टू वैभव जी टू काइंडली एक्सप्रेस इट। थैंक यू। वैभव जी से पहले हम थोड़ा सा, हमारे बीच में नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया फेडरेशन टैक्स प्रैक्टिशनर के आर डी काकरा साहब हैं। अगर वीडियो ऑन कर लीजिए साहब, दो शब्द धन्यवाद, दो शब्द बोल दीजिएगा सर, क्योंकि हमारे फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं साहब आर डी काकरा साहब। आपका स्वागत है काकरा साहब। हाँ जी सर, जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद। मैं भी काफी उत्सुक हूँ आज के वेबिनार और सुनने के लिए कैपिटल गेन के ऊपर में। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने, इनका नाम नहीं जान सका मैं, 1+CH2381 का, तो कृपया वो अपना नाम भी दे तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने कैपिटल गेन के ऊपर में जितनी भी समस्याएं थी उसको नटसेल के अंदर में गागर में सागर के हिसाब से प्रस्तुत कर दिया। अब जो स्पीकर हैं आज के, उनके ऊपर में है वो कितना मेरा रवि कुमार हमारी। नाम है, रवि कुमार मेरा नाम है सर। जी, और हमारे मैं रेनाउंड चार्टर अकाउंटेंट अरविंद जी का रवि कुमार जी। जी जी। थैंक यू। गाजियाबाद की होली तो मुझे अभी भी याद है जी। हम्म, और आगे होली आने वाली है, यदि वैसा हाँ आयोजन होगा तो आपसे जरूर गाजियाबाद आएंगे। जी, बाहर में आप आए थे जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आर डी काका साहब, आपने हमको दिया, दोस्त में दिया। आदरणीय वैभव गोयल जी, आज का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने मेरी तारीफ में कुछ ज्यादा कह दिया सर, उतने लायक मैं हूँ नहीं, बट उस पे मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। अ, अभी जैसे हम चल रहे हैं सर, तो मैं थोड़ा सा अपना ना स्क्रीन शेयर करने की अनुमति चाहूंगा सर, थोड़ा सा। श्योर श्योर। जी सर, दे दिया। मैं दूसरे डिवाइस से एक बार कनेक्ट हुआ हूँ साथ में सर ना, एक बार। जितने सर, जैसे सर ने कहा कि सबसे पहला जो सर का सवाल था कि जो 23 जुलाई 2024 से पहले जो हमारे बिल्डर वायर एग्रीमेंट हो गए हैं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गए हैं, या हमारी पूरी पेमेंट हो गई है, बस रजिस्ट्री हमारे लिए पेंडिंग है, उन केसेस में हम क्या करेंगे? अ,
सर शेयर स्क्रीन के लिए, ये मैंने कर दी थी सर। हाँ यस यस, तो शेयर, हाँ सर ये सर मैंने थोड़ा सा जो सर उस समय बता रहे थे तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखने का प्रयास किया था, है ना। तो सर जो सबसे पहले जो सर का ये था कि हमने बिल्डर बायर एग्रीमेंट कर लिया 23 जुलाई 2024 से पहले, कुछ पेमेंट उसको कर भी दिया, बिल्डर बायर एग्रीमेंट हमारा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। अब हमारी सिचुएशन क्या है कि क्या हमको सेक्शन 112 में वो जो ग्रैंड फादरिंग क्लॉज हमें अवेलेबल है, क्या वो ग्रैंड फादरिंग क्लॉज हमें इस ट्रांजैक्शन के लिए भी अवेलेबल होगा या नहीं होगा, हमारा पहला सवाल शायद यही था। तो उसके लिए शायद मैं एक अपनी प्रेजेंटेशन में एक केस का जिक्र करता हूँ सर। ये है कुलदीप सिंह, CIT वर्सेस कुलदीप सिंह 2014, 49taxman.com 167। ये ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। ये ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहते हैं कि परचेज कब मानी जाएगी, परचेज जब मानी जाएगी जब मैंने रजिस्ट्री करा ली, या परचेज जब मानी जाएगी जब मैंने उसमें कुछ सब्सटैंशियल राइट्स उसमें अक्वायर कर लिए। सब्सटैंशियल या एक्शनेबल राइट्स जिससे हम कहते हैं, वो मैं कब अक्वायर करता हूँ, जब मैं उसके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट करा लेता हूँ, वो रिटर्न एग्रीमेंट को मैं रजिस्टर करा लेता हूँ, और उस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के परसुएंस में मैं कुछ कंसिडरेशन पास ऑन कर देता हूँ, और कोई भी ना मेरा ना ही सामने बिल्डर का उस एग्रीमेंट को डिसोबे करने का कोई इंटेंशन नहीं है। तो उसी दिन जिस दिन मैंने ये एग्रीमेंट को एंटर करा, उसी दिन मेरा राइट अक्वायर हो गया। जब हम सर सेक्शन 45(2) के थोड़े से और समझेंगे कि, या हम जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के जो केस अगर हम अभी अपनी प्रेजेंटेशन में आज सुनेंगे, उसमें हम ये महसूस करेंगे सर हम किस समय ट्रांजैक्शन को मानते हैं कि कैपिटल गेन अराइज होता है, किस समय पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमें ये पता चलेगा जिस समय बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो गया है, उसी समय बिल्डर का उसमें राइट एक्सटिंग्विश हो गया है। हाँ, थोड़ा सा लिमिटेड राइट एक्सटिंग्विश हुआ है, लेकिन राइट एक्सटिंग्विश हुआ है। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उसी दिन हमारा परचेज मान लिया जाएगा। अगर हम इस डिसीजन को, रेशो को उसको फॉलो करेंगे, तो जैसे कुमार सर ने कहा कि जो भी डिसीजन, जो भी हमारी रजिस्ट्री 23 जुलाई के बाद भी हुई होंगी, प्रोवाइडेड हमारा एग्रीमेंट पहले हुआ है, प्रोवाइडेड हमारा कंसिडरेशन पहले फ्लो हुआ है, और कोई भी कैमोफ्लेजिंग नहीं, मतलब इट इज अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन। अगर वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन है तो मेरे मायने में इस डिसीजन को फॉलो करते हुए हम कह सकते हैं कि वी वुड बी एलिजिबल फॉर ग्रैंडफादरिंग अंडर सेक्शन दैट प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 112 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। हाँ, ये केविएट में साथ में रखूंगा सर कि जब भी हम केस लॉज का इस्तेमाल करते हैं तो एक अस्त्र है सर, है ना, वो एक तलवार की तरह है, वो जब जरूरत हो जेन्युइन केसेस में ही हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ कोई क्लैरिटी ना ही CBDT द्वारा है, ना ही कोई क्लैरिटी हमारे इस लीगल सर्कल्स में है। तो बेस्ड ऑन माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और जितनी मैंने अभी तक रिसर्च करी है, उसके बेसिस पे उन केसेस में हमें अक्वायर्ड की डेफिनेशन या परचेज का वर्ड जो डिफाइंड है उस सेक्शन में, वो सिमिलरली कंस्ट्रू किया जाएगा जैसा इस दिल्ली हाईकोर्ट में किया गया। सर ने सर दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने प्रस्तुत किया कि सर आजकल जैसे लैंड एक्विजिशन के वजह से कंपनसेशन मिलता है, वो जो लैंड एक्विजिशन की वजह से कंपनसेशन मिलता है, तो क्या वो हमारे लिए कैपिटल गेन की श्रेणी में रहेगा, क्या वो हमारे लिए एग्जेम्प्ट इनकम की श्रेणी में रहेगा, या वो हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम की श्रेणी में आएगा। वी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू दिस 3 कैटेगरी जब भी हमें लैंड कंपनसेशन की बात होती है। तो सर थोड़ा सा मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ, जब हमारे पास ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 नहीं हुआ करता था, जब ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 नहीं हुआ करता था, तो जो हमें कंपेंसेशन मिलता था या एनहेंस्ड कंपेंसेशन मिलता था, वो कैपिटल गेन के रूप में टैक्स होता था। अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड का है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड तो कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो दैट वुड नॉट कम इनटू द कैटेगरी ऑफ कैपिटल गेन। लेकिन जो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड्स हुआ करती थी, उन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड्स के लिए अगर मैंने पिछले 2 सालों में या मेरे की पेरेंट्स ने या मेरी HF ने एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है, तो वो सेक्शन 10 में रिस्पेक्टिव क्लॉज में हमें वो एग्जेम्पशन मिल जाती थी कि वो एग्जेम्प्ट इनकम है। नाउ अब इशू ये हुआ कि मेरे को लैंड अक्वायर भी 1990s में,
लैंड अक्वायर हुई 1990s में, कंपेंसेशन मुझे मिल रहा है 2016 में या 2017 में। तो उस पीरियड के उस कंपेंसेशन के ऊपर मुझे एनहेंस्ड कंपेंसेशन के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलता है। वो जो इंटरेस्ट मिलता है तो वो पुराना एक्ट जो हुआ करता था 1894 का, वो दो श्रेणी में इस इंटरेस्ट को भागा करता था। एक होता था सेक्शन 28, एक होता था सेक्शन 34। जो सेक्शन 28 हुआ करता था वो रेस्टिट्यूशन के नेचर का हुआ करता था, कि भाई आपको कंपेंसेशन उसी समय मिल जाना चाहिए था, तो वो आपको जो उस समय नहीं मिला, केस एनहेंस्ड कंपेंसेशन डिटरमाइन होने में टाइम लगा। तो जो एनहेंस्ड कंपेंसेशन डिटरमाइन होने में कोर्ट्स द्वारा, सिविल कोर्ट्स द्वारा, हाई कोर्ट्स द्वारा टाइम लिया गया, उसको सेक्शन 28 में कहा गया। और जब कोर्ट्स ने फाइनली ये डिसाइड कर दिया कि हाँ जी आपका कंपेंसेशन एक एक्स अमाउंट है, इसके बाद आपको कोई एनहेंस कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, तो जो डिसबर्समेंट में डिले होता था उसके बाद जो डिसबर्समेंट के डिले को सेक्शन 34 में पोर्ट्रे किया जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, जो सेक्शन 28 वाला जो इशू है, इंटरेस्ट है, उसको हम मानते थे इट इज अ पार्ट ऑफ एनहेंस कंपेंसेशन, बिकॉज इट इज इन द नेचर ऑफ रेस्टिट्यूशन and not in the nature of compensation. So it would be treated similarly as a capital gain, not as interest. तो अगर मेरे लिए कैपिटल गेन का पार्ट है और वो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट है, और वो टैक्सेबल है तो सेक्शन 45(1) में या 45(6) में, एज द केस में भी, वहां वो टैक्सेबल हुआ करता है। लेकिन जो 34 वाला कंपेंसेशन है वो हम टैक्सेबल मानते हैं। तो पहले ही कंट्रोवर्सी ये थी कि भी हाँ हर साल का, क्योंकि इन्वॉल्व 4-5 ईयर्स, तो हर साल का करना पड़ेगा, तो हर साल का रिटर्न रिवाइज करना पड़ेगा, हर साल की रिटर्न रिवाइज कैसे होएगी, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेशन हुआ करता था। तो गवर्नमेंट ने रिवाइज किया उस सेक्शन को रिवाइज करने के बाद ये कहा कि जितना भी कंपेंसेशन पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो जिस साल में रिसीव होगा उस साल में टैक्सेबल होगा, और 50% की आपको एडहॉक डिडक्शन मिल जाएगी। तो बात यहाँ क्लियर हो गई, तो भी आपको 50% की एडहॉक डिडक्शन मिल गई, तो आपको एक तरीके से बेनिफिट देने का गवर्नमेंट ने प्रयास किया, एक आर्बिट्राज दे दिया कि भाई हाँ जी हर साल का नहीं करना, एक प्रोसीजरल भी दिक्कत कम कर दिया। लेकिन अब यहाँ दिक्कत क्या होती है कि अब जो गवर्नमेंट कहती है जो सेक्शन 28 का जो आप इंटरेस्ट आप ले जा रहे हो एज कैपिटल गेन, जिसे एग्जेम्प्ट क्लेम कर रहे हो कि भाई आपकी ओरिजिनल एनहेंस्ड कंपेंसेशन भी एग्जेम्प्ट है, तो ये 28 का जो इंटरेस्ट है ये भी एग्जेम्प्ट है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं चाहेंगे। हम लेकिन अभी तक लेते आ रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली इंद्रजीत सिंह करके एक केस है, उसमें ये कहा कि जो इंटरेस्ट आपको ये रेस्टिट्यूशन का 28 का हम कहते हैं, जो कि नए सेक्शन में सेक्शन 72 के करस्पॉन्ड करता है, जो पुराना सेक्शन 34 है वो सेक्शन 80 न्यू एक्ट 2014 का जो एक्ट है उसको करस्पॉन्ड करता है। तो अगर मैं कहूँ सेक्शन 28 ऑफ द ओल्ड एक्ट, सेक्शन 72 ऑफ द न्यू एक्ट 2014, जो ये कहता है कि भाई ये जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ये भी इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन की श्रेणी में आएगा, इसको भी आप कैपिटल गेन्स में नहीं ले जाएंगे, इसको भी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही रखेंगे। तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का घनश्याम एचयूएफ वाला केस था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डिस्टिंग्विश करते हुए कहा कि वो उस परिप्रेक्ष्य में था, उसके फैक्ट्स डिफरेंट थे, और अब जो फैक्ट्स हैं वो डिफरेंट इन द सेंस हैं कि ये हमारा लिए जो सेक्शन 28 हो या सेक्शन 72 हो, ये आज की डेट में सेक्शन 57 में 56 में टैक्सेबल है और 50% की छूट आपको अवेलेबल है। तो दूसरा इशू क्या है कि लैंड कंपेंसेशन अगर हमें मिलता है या कोई भी गवर्नमेंट से स्पेसिफाइड अथॉरिटी एक्वायर करती है, स्पेसिफाइड अथॉरिटी जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2014 में डिफाइंड है, अगर वो लैंड को एक्वायर करती है तो अगर वो कोई कंपेंसेशन देती है, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए हो, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के लिए हो, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए हो, रेजिडेंशियल हाउस के लिए हो, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए हो, वो एक्विजिशन स्पेसिफाइड अथॉरिटी ने किया, कंपेंसेशन स्पेसिफाइड अथॉरिटी द्वारा दिया गया, तो सीबीडीटी ने सर्कुलर भी दिया है। और सेक्शन 96 ऑफ द 2014 एक्ट ये भी कहता है कि इट इज नो मोर चार्जेबल टू टैक्स, इट इज एग्जेम्प्ट इनकम। तो सिमिलरली वो हमारे लिए एग्जेम्प्ट इनकम है। लेकिन हमें अभी ध्यान रखना है, अगर उस कंपेंसेशन के डिसबर्समेंट में डिले होती है तो वो हमारे लिए अभी भी सेक्शन 56 और 57 की श्रेणी में कवर होगा, और वो चार्जेबल टू टैक्स उसी साल होगा जिस साल हमें रिसीव हुआ।
रिसेंटली मेरे पास ऐसे कुछ केसेस आए सर, जिसमें मैंने ये देखा कि भाई डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने अक्रूवल पे ही हमारे फॉर्म 26A में एंट्री पास ऑन कर दी है, और उन्होंने वो पैसा सिर्फ कोर्ट में एज सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है। वी हैव नॉट रिसीव्ड दैट अमाउंट एज ऑफ नाउ, और उसी के बेसिस पे हमारे 143 में और 148 में केसेस ओपन करे डिपार्टमेंट ने कि हमने वो इनकम शो नहीं करी अपने आईटीआर में। तो मेरा ये कहना है, और वी हैव सक्सेसफुली गॉट सम ऑर्डर्स, उसमें ये कहा, हमने कहा कि सिंस अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड इन बाय द कोर्ट, वी हैव नॉट रिसीव्ड द अमाउंट। सेक्शन 56, 57, 145 और 145 कैपिटल बी इनकम टैक्स एक्ट की साफ बात करते हैं, these amounts would be chargeable to tax in the year when we receive this amount. So we have not received the amount, we will not be chargeable to tax, और जिस साल मिलेगा हमें वो हमें बेनिफिट मिलेगा। अब सर हम अपनी तीसरी बात पे आते हैं सर, जो सर ने, कुमार सर ने कहा कि डिस्ट्रेस सेल की बात करी सर ने, कि डिस्ट्रेस सेल में जनरली क्या होता है कि सर हम डिस्ट्रेस सेल में कई बार एसेट अक्वायर कर लेते हैं, ओपन ऑक्शन में अक्वायर कर लेते हैं, बैंक ऑक्शन में अक्वायर कर लेते हैं, या हम डिस्ट्रेस सेल कर रहे होते हैं तो 50 जो हम स्टैम्प कहते हैं, स्टैम्प वैल्यू से जो मार्जिन है 10%, उससे नीचे हम सेल नहीं कर पाएंगे। अगर हम उससे नीचे सेल करेंगे तो हमारे लिए डीम्ड कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। तो हम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं सर? तो आई वॉज रीडिंग थ्रू सम ऑफ द जजमेंट्स, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर हम कोई भी चीज ओपन ऑक्शन से खरीदते हैं तो उस पे 50C एप्लीकेबल इसलिए नहीं होना चाहिए कि भाई वो तो ओपन ऑक्शन में हुआ है। 50C इज एन एंटी अब्यूज प्रोविजन। भाई एक इंटेंशन थी कि ये प्रोविजन हम इसलिए लाए हैं कि लोग अंडर इन द टेबल लेके काम कर रहे हैं, लोग बियॉन्ड द बुक्स जाके काम कर रहे हैं। उस प्रोविजन, उस मेंटेलिटी को करब करने के लिए एक एंटी अब्यूज प्रोविजन लेकर आया गया। जब हमने बैंक ऑक्शन में खरीदा है तो देयर इज हार्डली एनी पॉसिबिलिटी कि वो एक रिग्ड ऑक्शन हो। सो अंटिल, तो उस केसेस में राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि सिंस इट इज एन ओपन ऑक्शन, जिसमें ओपन ऑक्शन में कोई भी आके बिड कर सकता था, तो इस सिचुएशन में हम 50C को अप्लाई नहीं करेंगे। इस सिचुएशन में जो एक्चुअल कंसिडरेशन बोरोवर को पास ऑन हुई है, उसके लोन को सेटल होने के लिए पास ऑन हुई है, वही वैल्यू हम लेंगे। सिमिलरली जो बायर ने वैल्यू, फोटो नहीं आ रही इसमें, जो वैल्यू हमने ली है वो भी 56/10 में भी वही वैल्यू ली जाएगी जो वैल्यू ओपन ऑक्शन में आई है। तो देयर वुड बी नो क्वेश्चन ऑफ डीम्ड, एक्चुअली डीम्ड कंसिडरेशन, डीम्डिंग प्रोविजन उसमें नहीं लगेंगे। तो सर मैंने 2-3 केसेस जो है ना 45 को रीड करते समय मैंने महसूस किया कि हम थोड़ा सा, अगर हम 45(2) को रीड कर लें, कुमार सर कह रहे थे कि हमारी एंट्री थोड़ी सी जनरल पब्लिक की है, बट मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल्स के लिए टच अपॉन करने के हिसाब से बनाया हुआ है। तो आई एम, लेकिन मैं अपनी बात को थोड़े क्लियर शब्दों में रखूंगा। जब हम सेक्शन 45(2) की बात करते हैं सर, ये हमारे केसेस में जनरली हम देखते हैं, जो आजकल क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अर्बनाइजेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो मैंने वो 2 इश्यूज जो अर्बनाइजेशन को कवर करते हुए टच करे हैं, एक तो ये 45(2) है और एक 45(5)(a) है। तो ये 2 इश्यूज ऐसे हैं सर जो मुझे लगा कि दिल्ली एनसीआर वाले इलाके में काफी टच अपॉन करेंगे। तो हमने ये जब 45(2) देखा सर, तो 45(2) में हम देखते हैं कि जब हम कोई कैपिटल एसेट, जो मेरे पास एंसेस्ट्रल लैंड थी, मेरे पास 1000 स्क्वायर मीटर की कोई लैंड अवेलेबल थी, अब मैं कहता हूँ कि मैं इस पे यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाऊंगा, आई हैव फंड्स अवेलेबल, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, अब मैं इस पे प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूँ स्टॉक इन ट्रेड में, क्योंकि मैं एज कैपिटल एसेट इसे रखूंगा, तो मैं अपने उसको जो टावर बना के फ्लैट्स बेचना है या ऑफिस बेचना है या कोई मॉल बना के काम करना है, मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूँ एज स्टॉक इन ट्रेड में। तो कैपिटल गेन का ये सेक्शन कहता है कि जब आप किसी भी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं या उसका ट्रीटमेंट एज स्टॉक इन ट्रेड कर लेते हैं, एक्चुअल बुक्स में मैंने तो उसको हो सकता है फिक्स एसेट के रूप में ही दिखाया हो, कैपिटल एसेट के रूप में ही दिखाया हो, लेकिन उसका एक्चुअल यूज मैंने एज स्टॉक इन ट्रेड कर लिया हो, तो वो केसेस में मेरे को ये कहा गया कि भाई जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जिस दिन मैंने कन्वर्ट किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू मेरी कंसिडरेशन मान ली जाएगी सेक्शन 48 के लिए, और ये मेरा कैपिटल गेन वर्कआउट कर लिया जाएगा। ये उस बैकग्राउंड में लाया गया सर जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैंने साइट किया सर, बाई श्रीनिबाई के काकू 46 ITR 86, उसमें ये कहा कि मैंने अगर कोई एसेट स्टॉक इन ट्रेड में लाके रख लिया जो मेरे कैपिटल एसेट में था, तो क्या एक चीज जो मेरे एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में चली गई,
क्या मैं अपने आप से ही प्रॉफिट कमा सकता हूँ? नहीं। तो इस बाई श्रीनिबाई के काकू में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में कोई कैपिटल गेन वर्कआउट नहीं होगा। तो ये 45(2) उस पर्टिकुलर रूलिंग को ओवर रूल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें मैंने कुछ सर इस पैराग्राफ में कुछ मैंने सेक्शन में कुछ हाईलाइट करी हुई है, जैसे बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम। तो एक केस में ऐसा हुआ सर कि उसमें ये पुटअप किया गया कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम की अगर हम बात करें तो क्या मेरे पास एक्चुअल बिजनेस होना चाहिए या एग्जिस्टिंग बिजनेस होना चाहिए, एग्जिस्टिंग होना चाहिए या न्यू होना चाहिए, जैसे हम अप्लाई हो गया लड़ा तो उसने कहा, ऑनरेबल बॉम्बे आईटीटी ने कहा कि एग्जिस्टिंग बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं क्या नया बिजनेस भी शुरू करूंगा तो ये प्रोविजन लागू होगा। एसएससी यहाँ क्या कह रहा था सर कि वर्ड क्या है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम, उसने पास्ट टेंस लिखा है सर सेक्शन। तो जब सेक्शन में पास्ट टेंस लिखा हुआ है, तो जब सेक्शन पास्ट टेंस की बात करता है तो इट इट मीन्स कि हमको जो बिजनेस है कैरिड ऑन बाय हिम वाला होना चाहिए, मतलब उसके बाद एग्जिस्टिंग बिजनेस होना चाहिए। ऑनरेबल आईटीटी ने कहा ये रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग है, हम इतना रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग इस फ्रेज को नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा कि इट वुड बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच इन द प्रीवियस ईयर सच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड। तो यहाँ ये बात हुई कि भाई कैपिटल गेन तो उस साल मान लिया जाएगा, कैपिटल गेन किस साल मान लिया जाएगा, जिस साल मैंने एक्चुअल में ट्रांसफर करी है। लेकिन चार्जेबल टू टैक्स कब होगा, जब ये हम एक्चुअल में एसेट सेल करेंगे। मैं नीचे थोड़ी सारे केस स्टडीज भी इसमें मैंने सिचुएशंस लिस्ट डाउन करी हैं कि ये हमारे लिए उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल हम इसको एक्चुअल में ट्रांसफर करेंगे। ये एक थोड़ी सी अदरवाइज ट्रांसफर्ड बाय हिम, वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कई बार कई बिजनेसेस के लिए अराइज हो जाती है। तो हमने जैसे पहले बात करी कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे, तो जनरल पार्लेंस में हम ये सोचते हैं कि पीरियड ऑफ होल्डिंग हम वही लेंगे जो पीरियड ऑफ होल्डिंग हमने उस डेट को कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करने के लिए रखी है। कई सारी रूलिंग्स में ट्राइब्यूनल की रूलिंग्स रीड कर रहा था सर, उसमें मैंने ये पाया, तो उन्होंने कहा कि जब हम पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात करते हैं तो सेक्शन 2 क्लॉज 42 कैपिटल ए ये कहता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मींस अ कैपिटल एसेट, मीनिंग देयर बाय पीरियड ऑफ होल्डिंग हमें जब तक देखनी है कि जब तक वो एसेट एक कैपिटल एसेट की श्रेणी में है। जैसे ही वो एसेट कैपिटल एसेट की श्रेणी से बाहर चला जाता है, उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ दिस कैपिटल गेन हम नहीं लेंगे। तो मीनिंग देयर बाय तो हम पीरियड ऑफ होल्डिंग जब से टर्मिनेट कर देंगे जिस दिन हमने उस एसेट को एज कैपिटल एसेट से हटा के स्टॉक इन ट्रेड में ट्रीट कर लिया। मीनिंग देयर बाय हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म उस हिसाब से डिटरमाइन कर लेंगे। कोइंसिडेंटली मैं एक दूसरे केस लॉ पे टच अपॉन हुआ विच वाज रेंडर्ड बाय ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट। उन्होंने कहा सीआईटी वर्सेस रुद्र इंडस्ट्रियल कमर्शियल कॉर्पोरेशन 20taxman.com 611। उन्होंने इसमें कहा कि नहीं जी हम पीरियड ऑफ होल्डिंग जब तक लेंगे जब तक एसेट एक्चुअली ट्रांसफर होता है। दो दिस इज अ कंट्रोवर्शियल रूलिंग बट ऐसे भी सिचुएशंस ऐसे भी केसेस हैं हमारे सामने जो ये बताते हैं कि जो पीरियड ऑफ होल्डिंग हम वहां तक भी ले सकते हैं जब तक हम एक्चुअल एसेट को सेल करते हैं। अब एक सिचुएशन हो गई, हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग देख लिया सर, अब हम देखते हैं कि हम प्राइस क्या लेंगे जो फेयर वैल्यू है। क्या सपोज जैसे हमने लैंड को कन्वर्ट करा, तो जो हम लैंड को कन्वर्ट करते हैं तो हम जो 50C में वैल्यू लेते हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, स्टैंप वैल्यू वाली अथॉरिटी वाली इंट्रोड्यूस करेंगे, 10% वाला मार्जिन हमें यहाँ अवेलेबल होगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर वाला मार्जिन हमें यहाँ अवेलेबल होगा, या हमें कोई और थर्ड मेथड भी अवेलेबल होगा। तो सर इसमें वर्ड यूज्ड है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन और ट्रीटमेंट। तो सर फेयर मार्केट वैल्यू को हमने देखा सेक्शन 2 क्लॉज 22 कैपिटल बी में उन्होंने डिफाइन किया, और उन्होंने कहा कि भाई जो कैपिटल एसेट जो कि फेयर मार्केट में वैल्यू फेच करेगा, ऑर्डिनरीली फेच करेगा, हम वो वैल्यू हम इसमें लेंगे। और अगर कोई ही केस में वो फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं हो पाती, ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं हो पाती है,
तो जो रूल्स इसमें प्रिस्क्राइब करेंगे वो हम रूल्स के हिसाब से वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे सर फेयर मार्केट वैल्यू हम रजिस्टर्ड वैल्यूएशन के हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं। और जनरली क्या होता है, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटीज द्वारा जो सर्कल रेट या गाइडलाइन वैल्यू या जंतरी रेट जिसे हम कहते हैं, वो जो रेट डिटरमाइन हुआ है वो रेट जनरली एक ऐसा रेट है जो अक्रॉस द टेबल एक्सेप्टेबल होता है कि वो फेयर मार्केट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ठीक है सर, अगर हमारे पास रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट अवेलेबल है जिसमें हम ये सर्टिफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस कि इसके वैल्यू डिफरेंट है, तो हम वो वैल्यू लेने के लिए भी फ्री हैं। तो हमने वैल्यू डिटरमाइन कर ली सर, हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है। अब हम ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि हम इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स कब देंगे। इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स क्योंकि हमने तय किया कि भाई जिस दिन वो जो इंडिविजुअल है, जिस दिन वो जो कैपिटल एसेट ओनर है वो इस एसेट को ट्रांसफर करेगा, उसी दिन ये चार्जेबल टू टैक्स होगा। अब हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न होती है कि ये चार्जेबल टू टैक्स कब होगा। क्यों? क्योंकि हमने तो एक उस पर बिल्डिंग बना दी सर, और वो बिल्डिंग आज तो बनेगी नहीं। सपोज मैंने टावर बना दी है, उस पे 100 फ्लैट्स बनानी है उस पे, तो 5 से 7 साल लग जाएंगे मेरे को उसको पूरा करने में। और सर उस पूरा करने में मैं रजिस्ट्री तो कर नहीं पाऊंगा अभी, जब तक मेरे को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो जब तक मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो मेरा ये क्या तब तक पास लिंगर होता रहेगा। जिस दिन मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा तब मुझे इस पे कैपिटल गेन्स का टैक्स देना है, या जिस जिस सीक्वेंस में, क्योंकि अब हमारे पास एएस एप्लीकेबल हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, तो जब हम बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के बेसिस पे इनकम हमें रिपोर्ट करनी इनकम टैक्स एक्ट में भी अब मैंडेटरी है सर। तो जब हम परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के हिसाब से देंगे तो बिजनेस इनकम तो मैं जैसे 25% पास ऑन होगा, जैसे जैसे मुझे एडवांस फ्रॉम कस्टमर मिलता जाएगा मैं उतना उतना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेवेन्यू बुक करता जाऊंगा। तो क्या ये जो मैंने रेवेन्यू बुक कर दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बेस्ड ऑन बिल्डर बायर एग्रीमेंट, बेस्ड ऑन एडवांस रिसीट फ्रॉम कस्टमर, डिवॉइड ऑफ एनी सेल डीड, मैंने अभी भी किसी भी पार्टी के साथ सेल डीड नहीं एंटर करी है। क्यों? क्योंकि मेरे को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो क्या मुझे प्रोपोर्शनेटली उसी रेशो में अपना कैपिटल गेन भी डिस्चार्ज करते जाना है, या मुझे कैपिटल गेन उस साल डिस्चार्ज करना है जिस साल मैंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है? तो हमारे सामने दो बड़े सवाल आते हैं सर। फिर वही सर कुमार सर वाली जो सिचुएशन है, तो मैंने इसको जो कुलदीप सिंह वाला डिसीजन है उसको मैंने फिर से एक तरह से देखा और मैं ये समझ पाया कि सामने वाला बायर जो है, जो कस्टमर है, उसका राइट कब आया? जिस दिन मैंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट रेरा के रेगुलेशंस के हिसाब से एंटर कर लिया, मैंने 10% से ज्यादा का कंसिडरेशन रिसीव कर लिया और मेरा प्रोजेक्ट 25% तक कंप्लीट हो गया। उस सिचुएशन में मैं ये मान सकता हूं कि मैंने अपने राइट्स जो हैं उस बिल्डर बायर एग्रीमेंट के थ्रू उसको ट्रांसफर कर दिए हैं। क्योंकि हम कह रहे हैं कस्टमर ने राइट्स एक्वायर कर लिए सर, तो एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ कस्टमर ने राइट्स एक्वायर कर लिए लेकिन मैंने राइट्स ट्रांसफर नहीं करे टिल द एंड ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो ये बातें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते भी हैं सर। भाई मैं तो अपनी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं ये मानूंगा ही नहीं कि ये सेल हुआ है। लेकिन मैं अपने केसेस में जितना लिमिटेड मैं करता हूँ सर, जैसे ही हमें बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है हम मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ 25% ब्रीच करते हैं। उसके बाद जैसे जिस प्रोपोर्शन में हम अपना रेवेन्यू बुक करते हैं उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से हम अपना कैपिटल गेन भी डिस्चार्ज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले कस्टमर का भी उसमें राइट आ गया। तो जितना राइट उसका आ गया इसका मतलब मैंने अपना राइट एक्सटिंग्विश कर दिया। तो जब मैंने अपना राइट एक्सटिंग्विश कर दिया, हो सकता है टेक्निकल टर्म्स में मैंने ट्रांसफर ना करी हो, बट जो ऊपर वर्ड है सर और अदरवाइज ट्रांसफर्ड बाय दी बाय हिम, जो अदरवाइज वर्ड की डेफिनेशन में मैं उसे भली भांति पाता हूँ कि वो उसमें कवर हो जाएगा। तो पीओसीएम मेथड जब मैं फॉलो करता हूँ तो जैसे जैसे मेरे पास कस्टमर से आता जाएगा रेवेन्यू और जैसे जैसे मैं अपनी रेवेन्यू बुक करता जाऊंगा वैसे वैसे मैं कैपिटल गेन पे भी अपना टैक्स डिस्चार्ज करता जाऊंगा। सर मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसकी जब इसको थोड़ा सा और स्टडी कर रहा था तो एक सिचुएशन मेरे सामने उस ऑथर ने मेरे सामने रखी सर। उन्होंने क्या रखा कि सर हम ये तो बात करते हैं जब लैंड कैपिटल एसेट की श्रेणी में थी, अगर हम कल को ये मान लें कि लैंड कैपिटल एसेट थी ही नहीं, लैंड एक रूरल एग्रीकल्चरल लैंड थी,
और मैंने डायरेक्टली उसे स्टॉक इन ट्रेड में कवर कर लिया, तो क्या इस सिचुएशन में मेरे को जो उस लैंड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जब हम बिजनेस इनकम की बात करते हैं तो जो सेल कंसिडरेशन मुझे मिलेगी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मुझे क्या ओरिजिनल जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की मैंने जो कॉस्ट दी थी वो लेनी है, या जिस दिन मैंने उसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा दिया उस दिन जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है उसको मुझे कॉस्ट लेना है। क्योंकि अगर 45(2) की सिचुएशन होती तो वो मेरे लिए कॉस्ट हो जाती और मैं गवर्नमेंट को उस पर कैपिटल गेन ऑलरेडी दे रहा होता, तो वो मेरे लिए बात मैचअप हो जाती। लेकिन यहाँ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, वो जो डिफरेंस है क्या वो मेरे को यहाँ पे भी अवेलेबल होगा, या यहाँ पे सीधा क्या सीधा सारा का सारा मेरे लिए बिजनेस इनकम के रूप में टैक्सेबल हो जाएगी। तो मैं सर सीबीडीटी का इंस्ट्रक्शन नंबर 90 डेटेड 1 अगस्त 1969 है, तो उसमें हम जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं तो उस सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ कॉस्ट को उस रेफरेंस से लेना है जब वो एसेट पहली बार कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करी। इस इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा हुआ है कि जब आप लैंड यूज चेंज कराएंगे, जिस दिन लैंड यूज चेंज कराएंगे उस दिन जो उसकी मार्केट वैल्यू है, उस दिन जो उसकी कॉस्ट वैल्यू है, हम उस दिन को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए हम इसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो सिमिलर के सर्कुलर को फॉलो करते हुए, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने 261 ITR 73 में ये डिसाइड किया कि वो जो कैपिटल रिसीट हुई एग्रीकल्चरल लैंड की वजह से, वो नोशनल कैपिटल गेन, अगर वो कैपिटल एसेट होता, वो नोशनल कैपिटल गेन इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिसीट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, और बिजनेस इनकम सिर्फ उसी पोर्शन पे अवेलेबल है। हाउएवर दूसरे एक मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन है सर 254 ITR 175 जो इस व्यू से इत्तेफाक नहीं रखता। मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं आपको दोनों व्यूज सर सामने रखूं। तो गुजरात हाई कोर्ट कहता है कि भाई हम इस कंट्रोवर्शियल व्यू को ले सकते हैं, मद्रास हाई कोर्ट कहता है कि नहीं जी हम इस व्यू को नहीं मानते हैं, क्योंकि कॉस्ट जो हम वही मानेंगे बिजनेस इनकम के लिए जो आपने एक्चुअली इनकर करी। सर अब ICDS 2 आ गए सर हमारे यहाँ, हमको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ICDS के हिसाब से मेंटेन करने होते हैं सर, अगर नहीं मेंटेन करते तो उसका इफेक्ट हमें अपने ऑडिट रिपोर्ट में देना होता है सर। तो जो 45(2) की वजह से जो हमने नोशनल कैपिटल गेन जो हमने या डीम्ड कैपिटल गेन वर्कआउट किया, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिफरेंट हो गई, तो क्या मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब एंट्री करूंगा तो वो जो कैपिटल गेन के हिसाब से जो फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ डिटरमाइन हुई वो करूंगा एज माई कॉस्ट, या वही ओरिजिनल कॉस्ट जो ओरिजिनल कॉस्ट को करूंगा? अगर मैं ICDS नहीं आते तो मैं इस फेयर वैल्यू के पे अपने आप पे कैपिटल रिजर्व बुक करके अपनी वैल्यू को बढ़ा के अपनी इन्वेंट्री बढ़ा सकता था। लेकिन ICDS 2 आ गए हैं, ICDS 2 कहते हैं कि मैं अपनी इन्वेंट्री को ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रखूंगा। तो आपका कहने का क्या मतलब है कि मैं इसको डबल टैक्स दूंगा? नहीं, मैं डबल टैक्स नहीं दूंगा, मेरे को ये एज डिडक्शन अलाउ होगी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, मैं वैसे रखूंगा। और जब मेरे को अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में अपने PGBP शेड्यूल में करूंगा, वहां पे अदर डिडक्शंस में मैं उसको प्रॉपर्ली एलिजिबिलिटी के साथ क्लेम करूंगा। कुछ लोग सर हो सकता है ICDS को फॉलो नहीं करते होंगे, तो जब ऑडिट करेंगे क्योंकि उनके लिए ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो हो सकता है उसको इन्वेंट्री को इन्फ्लेट करके दिखा सकते हैं और उनको ICDS का एडजस्टमेंट अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में ना करने की जरूरत पड़े। बट जिन केसेस में ICDS एप्लीकेबल है उनको अपनी कॉस्ट पे दिखानी चाहिए और उसका इफेक्ट प्रॉपर्ली ऑडिट रिपोर्ट में भी और अपने कंप्यूटेशन में दिखा लेना चाहिए। अब सर दूसरा जो हम 45(2) को हम समाप्त करते हुए अगर कोई बात है तो अब हम एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट की बात करते हैं सर। एक्सटिंग्विशमेंट क्योंकि एक टर्म बार बार मेरे बार लोग पूछते हैं कि भाई जैसे हमारे पास कोई कंपनीज होती हैं वो स्ट्राइक ऑफ हो जाती हैं, वो स्ट्राइक ऑफ हो जाती हैं तो मेरा उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्राइक ऑफ हो गई तो वो वैल्यू जीरो हो गई सर। तो वो जो वैल्यू जीरो हो गई तो क्या वो मेरे लिए एक्सटिंग्विशमेंट की डेफिनेशन में कवर होगा या नहीं होगा? क्या वो मेरे लिए ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि सर वो उसका लॉस बुक करना चाहते हैं। एक्चुअल पर्पस क्या है कि उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे मैं लॉस बुक करना चाहता हूँ सर। उस पर कई सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। वो क्या कहते हैं सर कि सिंस कि आपके पास 20 इयर्स का टाइम पीरियड है कि जब आप अपनी स्ट्रक ऑफ कंपनी को रिवाइव कर सकते हो, NCLT में जाके आप जा सकते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जा सकता है, कोई भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जा सकता है, या और भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ NCLT में जाके
रिलेवेंट फॉर्म फाइल करके वो स्ट्रक ऑफ कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं। तो इट इज नॉट अ केस ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट एज सच, वो एक मेरे ख्याल से मेरा सस्पेंशन है। तो जब 20 ईयर्स, जब वो टाइम पीरियड इलैप्स हो जाएगा, उसके बाद आप इसको मेरे ख्याल से एक्सटिंग्विशमेंट कह सकते हैं, क्योंकि तब रिवाइवल का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन तब तक 20 ईयर्स बीत जाएंगे सर, जब तक वो टाइम पीरियड जो सेक्शन कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है वो 20 ईयर्स का टाइम पीरियड है, और लोगों को बेनिफिट आज लेने में इंटरेस्ट है, ना कि तब। तो प्रोबेबली तब तक वो हाउ दे वुड बी एबल टू इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, वो भी एक इशू रहता है। तो मैंने सर एक ग्रेस कॉलिस का 248 ITR 323 एक जजमेंट। कहाँ पे है? हेलो जी, मेरा भाई नहीं फेस पर। विनय जी, यस सर। विनय जी, वैभव जी, यस सर। यस सर। वैभव जी, वैभव जी। am I audible, वैभव जी? यस सर। यस सर, आप बिल्कुल ऑडिबल हैं। Now, can we touch upon hurriedly the issue of transfer of share by a partner to a retiring partner? Then the provisions of, I think, section 45 है उसमें, where the valuation of the assets is on the book value or on the market value. I think we discussed this issue. Is a very continuing issue. The share being going to the senior to the elder. What are the implications of the tax? I think we studied this point and found that if there is any tax liability, that shall not on the retiring partner if he gets some compensation, but shall be on the firm. Is Panko, if you like to touch upon, this is the relevant point in this issue about हाँ, the जी जी ये सर, ये सर, ये सर, वो सर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म की सर आप बात कर रहे हैं सर। अगर मैं आपकी बात सही समझ पाया है सर, कि जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो एक पार्टनर को जो हम अमाउंट वो विड्रॉ करके एग्जिट कर जाता है, या एक पार्टनर एडमिट करता है तो दूसरा पार्टनर एग्जिट कर जाता है। सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 रेड विद सेक्शन 9 कैपिटल बी की अगर हम बात, जी 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 है ना सर। तो सर थोड़ा सा मैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है CIT वर्सेस मनसुख डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स 449 ITR 439, उससे थोड़ी सी भूमिका बनाता हुआ चलूंगा सर, फिर हम उसको थोड़ा सा आसानी से हम समझ पाएंगे सर। क्या साइटेशन है? 449 ITR 439 ATR ITR 449 ITR 439। the name of the case is KTR versus no मनसुख डाइंग। Mansukh Dhan, sir. जी जी जी, कैरी ऑन प्लीज। हाँ ये सर। तो उसमें सर क्या हुआ कि एक फर्म थी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की थी, 4 पार्टनर्स की थी। उसमें से सर उनके पास एक कैपिटल एसेट था सर। वो कैपिटल एसेट होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि 2 पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस कर लिया सर। 2 पार्टनर्स इंट्रोड्यूस, नाउ दिस फर्म बिकेम ऑफ 4 to 6 पार्टनर्स। उस कैपिटल एसेट को उन्होंने रीवैल्यू कर लिया सर। वेरी राइट बेचा जी जी उन्होंने बेचा नहीं सर, उसको रीवैल्यू कर लिया, और उस रीवैल्यूएशन रिजर्व को कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया सर। उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, और जो 2 पार्टनर थे उसमें से एग्जिट कर गए सर। तो जो 2 पार्टनर्स उसमें से एग्जिट कर गए, अपना कैपिटल एनहेंस कैपिटल बैलेंस लेके चले गए सर। और जो 2 पार्टनर नए आए, उन्होंने बिना कुछ खर्च करे हुए उनको एनहेंस क्रेडिट मिल गया सर, क्योंकि उन्होंने रिवैल्यूएशन करा लिया उस प्रॉपर्टी का। तो असेसी का कहना ये था कि सर हमने सिर्फ कोई एसेट तो बेचा नहीं, ना ही जो रिटायरिंग पार्टनर थे वो कुछ मोर देन कैपिटल अमाउंट लेके गए, ना ही वो कोई कैपिटल एसेट लेके गए। तो हाउ इट कैन बी अ केस ऑफ ट्रांसफर विद इन द स्फीयर्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो मनसुख डाइंग में उन्होंने कहा कि सिंस ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, रिवैल्यूएशन हुआ, और जो 2 पार्टनर्स को बिना कुछ खर्च करे हुए उनकी कैपिटल बैलेंस में ये क्रेडिट वर्दिनेस आ गया, ये भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में है, और ये 45(4) में हम इसको चार्जेबल टू टैक्स मानेंगे। तो ये सर होगी सर एक शुरुआती स्टेप। फिर उसके बाद सर इन्होंने फाइनेंस एक्ट 2021 के साथ शायद इन्होंने अमेंडमेंट लेके आए हैं, और उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टनर, या पार्टनर वर्ड के बजाय उन्होंने इस्तेमाल किया स्पेसिफाइड पर्सन, विच मींस पार्टनर एक्चुअली, अगर वो पार्टनर मनी लेके जाता है या कैपिटल एसेट लेके जाता है फ्रॉम द फर्म इन एक्सेस ऑफ हिज कैपिटल बैलेंस, वो जो कैपिटल बैलेंस है, वो कैपिटल बैलेंस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? विदाउट गिविंग इफेक्ट टू दैट रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर वो उस कैपिटल बैलेंस से ज्यादा लेकर जाता है तो उसमें क्या कहा,
मैं तो रात 9 बजे जाऊंगा, इतना जाम है हर जगह ना, उन्हें वो ठोक के जाए। तो उसमें उसमें ये कहा कि वो जो बैलेंस लेके गया वो दैट वुड बी चार्जेबल टू टैक्स इन दी हैंड्स ऑफ दी फर्म, इट विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स इन दी हैंड्स ऑफ दी पार्टनर। अभी तक क्या होता था सर, वो डिपार्टमेंट क्या कहता था कि अगर आपका कैपिटल बैलेंस, पार्टनर का कैपिटल बैलेंस 100 रुपीज है और आप 100 के बजाय 150 रुपीज लेकर जा रहे हो, तो ये 50 रुपीज जो है मैं 45(1) में पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल करना चाहता हूं। और हम क्या कहते थे सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के काफी सारे डिसीजन हम साइट करते थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के काफी डिसीजन हम साइट करते थे, जिसमें हम ये कहते थे कि भाई जो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म है वो अलग अलग नहीं है। तो जो बैलेंस हमने पार्टनरशिप फर्म से विड्रॉ किया है वो कैपिटल रिसीट है, वो चार्जेबल टू टैक्स 45(1) की डेफिनेशन में नहीं होता है। तो उन्होंने इसी प्रोविजन को प्लग करते हुए क्या कहा कि भाई ये जो 45(1) में हम पार्टनर को छोड़ देते हैं, जो एक्सेस बैलेंस पार्टनर ने ले गया है वो 45(4) में स्पेसिफाइड एंटिटी के हैंड में टैक्सेबल कर देते हैं। साथ में वो जो टैक्सेबल एंटिटी के स्पेसिफाइड एंटिटी के हैंड में टैक्सेबल हुआ है, अब वो कहां पे हम उसे एट्रीब्यूट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि रूल 8 कैपिटल ए, उन्होंने कहा कि इसको हमें एट्रीब्यूशन चेक करना है सब रूल 5 में। ये किसकी वजह से हो सकता है, ये हो सकता है सर हमारे ब्लॉक ऑफ एसेट के वजह से हो सकता है। भाई हम पार्टनर को एक्स्ट्रा पैसे क्यों ले जाने दे रहे हैं, भाई हमारे पास फिक्स एसेट होंगे सर, हमारे पास गुडविल होगी सर, हमारे पास कोई ब्लॉक ऑफ एसेट होगा, डेप्रिशिएबल एसेट होगा जिसकी वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा होगी। तो उन्होंने कहा रूल 8AA सबसेक्शन रूल 5 में ये कहा कि पहले हमें तो ये असर्टेन करना है कि ये जो पार्टनर एक्सेस वैल्यू लेके जा रहा है हाउ मच इज एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स ब्लॉक ऑफ एसेट, टुवर्ड्स कैपिटल एसेट, टुवर्ड्स गुडविल, और अगर कुछ भी नहीं है तो उन्होंने कहा कि अगर इसमें से कुछ भी एट्रीब्यूटेबल नहीं है देन हम उसको एट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि हाँ जी भाई हमने फेयर मार्केट वैल्यू एसेट की हमने रिवैल्यू करी, उसकी वजह से हम पार्टनर को एक्सेस क्रेडिट हमने अलाउ कर दिया, वो जो एक्सेस क्रेडिट हमने अलाउ कर दिया उतना जो हमने एक्सेस क्रेडिट अलाउ कर दिया दैट वुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट या दैट वुड बी एडेड टू द WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट। और अगर कैपिटल एसेट भी नहीं है, ब्लॉक ऑफ एसेट भी नहीं है, हम कहते हैं कि हमारे पास गुडविल है, वी विल एड दिस अमाउंट टू दी गुडविल। और वो हमारे लिए कहां पे, उस फर्म के लिए, एंटिटी के लिए कब अलाउ होगी, सेक्शन 48 क्लॉज 3I में। सेक्शन 48 क्लॉज 3I में कब एलिजिबल होगी, जब मैं उस कैपिटल एसेट को, उस ब्लॉक ऑफ एसेट को, उस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को मैं जब ट्रांसफर करूंगा, मैं कौन, वो स्पेसिफाइड एंटिटी जब ट्रांसफर करेगी तो उसके लिए वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के तरह ही सेक्शन 48 क्लॉज 3I में मेरे को एलिजिबल होगी। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रूल 8AA5 में, रूल 8AB में फॉर्म 5C फाइल करना पड़ेगा। फॉर्म 5C में मुझे कहना पड़ेगा कि भाई ये एसेट जो वैल्यूएशन पार्टनर लेके गया एक्स्ट्रा पैसे, ये इस कैपिटल एसेट को एट्रीब्यूट करते हैं और मैंने इसके ऊपर रिस्पेक्टिव टैक्स अपनी ITR में डिस्चार्ज कर दिया है। सर आई होप सो दिस टच अपॉन सर्टेन पार्ट। साउंड रवि, आपके साउंड बंद है, साउंड खोल लीजिए। आपकी साउंड बंद है सर, साउंड खोल लीजिएगा, साउंड बंद है। अब जी जी यस सर, यस। तो मैंने सर थोड़ा सा हो सकता है टच अपॉन कर दिया जो इशू हम कर रहे थे। अगर कोई और क्वेरी है सर आप पूछ सकते हैं। नहीं, एक इसमें और एक चीज बता दीजिएगा, अभी जो अमेंडमेंट्स आई हैं, इफ यू रूल्स में इफ यू बाय एनी एसेट ड्यूरिंग द ईयर तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फॉर्म में भरना पड़ता है। वो अभी एक आई थिंक दैट शुड बी नोन टू द जनरल फ्रेंड, टू योर लिसनर्स। कोई फॉर्म 5C भरना है, पड़ता है। 5C है सर। उसकी क्या टाइम लिमिट है? कोई आपने प्रॉपर्टी परचेज सेल की है, वो नई अमेंडमेंट अभी आई है,
कि आपको फॉर्म बिसाइड द रिटर्न? एम आई राइट? सर नहीं सर, उसके बारे में मुझे शायद जानकारी नहीं है सर। मैं तो इस सेक्शन के पर्सपेक्टिव में फॉर्म 5C बता रहा था। उस अच्छा बियॉन्ड दैट मेरे को अभी जानकारी नहीं है। आई विल जस्ट चेक अप एंड लेट यू नो सर। मेरे को जी जानकारी नहीं है उसके बारे में, सॉरी। जी। नेब साहब बताएंगे। अभी ये अमेंडमेंट को आई है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज सेल करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म करके आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वो उसमें कोई एम आई राइट? कहीं मैंने देखी बात, ठीक? आई एम राइट और रॉन्ग? ये बात नेब साहब बताएंगे जी। जी प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। जी। अ, तो सर मैं ज्वेलरी का अब टचअप ऑन कर लें, ज्वेलरी का टचअप ऑन कर लें। ज्वेलरी कैपिटल गेन, ईयर ऑफ मैरिज और कैसे करके नहीं। हाँ ये सर, वो तो सर ऐसा सिंपल और कंट्रोवर्शियल इश्यू भी है सर कि वो फैक्ट्स बेस्ड है सर। हाँ, तो मैं जी ज्यादा लॉ पॉइंट नहीं है सर, वो फैक्चुअल है जी एक्चुअली। कि हम बेस्ड ऑन फैक्ट हमारे पास कितनी ज्वेलरी अवेलेबल है, सीबीडीटी सर्कुलर कहता है कितनी ज्वेलरी नॉर्मली अवेलेबल हो सकती है मैरिड वुमेन के केस में, अनमैरिड वुमेन के केस में, मैरिड मैन के केस में, अनमैरिड मैन के केस में। वो सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन कहते हैं कि भाई 500 ग्राम्स तक मैरिड वुमेन के केस में शायद अवेलेबल होती है। तो वहां तक कि अगर हमें अवेलेबल है तो इतना तक तो स्त्रीधन कह सकते हैं सर। तो इतना स्त्रीधन अगर हमें ले जाना है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में ले जा सकते हैं। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है सर, इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं है सर। अच्छा। नाउ री इन्वेस्टमेंट इन वन हाउस और मोर देन टू हाउस, वो थोड़ा हाँ पॉइंट सर कंफ्यूजन होता है। री हाँ ये इन्वेस्टमेंट 54 में जी। सर री इन्वेस्टमेंट सर 54 की जैसे सर ने बात करी है सर। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आया था, तो मैं वो भी टच अपन करूंगा सर। तो सर 54 में क्या है, जनरली हमको वन हाउस एलिजिबल था, लेकिन गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लिया। उन्होंने कहा कि भाई आप अपने पेरेंट्स के लिए भी या किसी के लिए भी लेना चाहते हो 2 हाउस आपको एलिजिबल। हाउएवर मैक्सिमम जो कैपिंग है वो 10 करोड़ तक की एलटीसीजी की रहेगी। वो 54 में भी यही है और 54F में भी यही है। रिसेंटली क्या हुआ सर, मैं जो हम बात करते हूँ, वह वर्ड आ था पहले, उसको 1 करा गया, फिर 1 को कहा गया 2 कर दिया गया 54 में। और जो वर्ड आ है 54F में आज भी आ है और 1 ही है, मतलब पहले आ था अब 1 हो गया। तो 54F में मैं 2 हाउस नहीं ले सकता। मेरे पास एक एग्जिस्टिंग हाउस है तो एक हाउस और ले सकता हूँ। मेरे पास अगर कोई एग्जिस्टिंग हाउस नहीं है तब भी मैं एक ही हाउस ले सकता हूँ। ये नहीं हो सकता कि मैं ये कहने लगूं कि भाई मेरे पास एग्जिस्टिंग हाउस 0 थे तो मैं 2 हाउस ले लूं 54F का क्लेम लेने के लिए। 54F कैटेगरिकली सेज कि मैं सिर्फ एक ही हाउस ले सकता हूँ, और मेरे को एग्जेम्पशन है कि मेरे पास एक हाउस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में। तो अगर क्या होता है, मेरे पास एग्जिस्टेंस में 0 हाउस है और मैं एक हाउस ले लेता हूँ 54F की छूट के लिए, और विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फिर से एक और हाउस ले लेता हूँ, तो जो मैंने 54F की एग्जेम्पशन क्लेम करी है वो मेरे को डिनाई कर दी जाएगी। तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि 54F में मुझे 1 ही हाउस ले सकता हूँ। विद इन 1 ईयर फ्रॉम द परचेज ऑफ दिस हाउस मैं 2 हाउस, सेकंड हाउस नहीं ले सकता। है ना सर? जी सर अब मैं जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट की बात कर रहा था सर, उसमें गीता दुग्गल का केस उन्होंने रेफर किया सर रिसेंटली। और उसमें क्या हुआ, एक एसएससी ने 2 फ्लैट्स एक रेजिडेंशियल टावर में परचेज कर लिए सर। तो वो जो 2 फ्लैट्स एक रेजिडेंशियल टावर में परचेज कर लिए, तो उन्होंने कहा कि सर ये हमें एलिजिबल होने चाहिए एज 1 यूनिट, सिंगल कनेक्टेड यूनिट। तो वहां जज साहब ने कहा कि आपका यूनिट नंबर क्या है, 1501 और 1602। तो क्या ये दोनों यूनिट्स एक ही फ्लोर पे हैं? एक फ्लोर पे नहीं है। क्या ऊपर नीचे हैं? ऊपर नीचे नहीं है। दे आर डायगोनली, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में है, डायगोनल पोजीशन में है, एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सिंगल यूनिट। तो हम क्या कर सकते हैं सर, अगर किसी भी केसेस में हमें एक प्रॉपर्टी मिल रही है, तो 2 प्रॉपर्टी मिल रही है, तो बागल बगल के फ्लैट्स मिल जाएं या ऊपर नीचे के ऐसे फ्लैट्स मिल जाएं जो कि यूज करे जा सकते हो एज ए सिंगल कनेक्टेड यूनिट। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने वहां रेफरेंस दिया कि जो यूनिट्स आप अलग अलग यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, इफ दीज यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर कैन बी यूज्ड एज अ कनेक्टेड यूनिट, तो हम इसको एक यूनिट मान लेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो आपके यहाँ पे बिल्डर के साथ 2 यूनिट का एग्रीमेंट हुआ या 3 यूनिट का एग्रीमेंट हुआ है। तो मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस आया था जो हम अपेलेट अथॉरिटीज पे आर्ग्यू कर रहे थे। तो हमने सजेस्ट किया कि आप एक बार जीडीए से या डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल ले लीजिए कि उस यूनिट को, 2 यूनिट्स को सिंगल यूनिट में उन्होंने मैप चेंज कर दिया है। म्यूनिसिपैलिटी में भी हमने रिस्पेक्टिव इंटीमेशन ऑफ यूजिंग दिस 2 यूनिट्स एज सिंगल यूनिट हमने कर दिया है। दिस वुड हेल्प अस इन आवर क्लेम अंडर सेक्शन 54F।
सर जो नेक्स्ट इशू मैं ये देखना चाह रहा था सर, जैसे सर हमने जो अमेंडमेंट आया 112 में प्रोवाइजो में लैंड और बिल्डिंग और बोथ के लिए उन्होंने कहा कि ग्रैंड फादरिंग क्लॉज अवेलेबल। तो सर हमें जैसे पता है 50C किसके लिए अवेलेबल एप्लीकेबल होता है सर, लैंड और बिल्डिंग और बोथ। तो सर लैंड बिल्डिंग और बोथ पे एप्लीकेबल होता है। हम कहते हैं जो भी यूपीएसआईडीसी या किसी भी अथॉरिटी द्वारा लैंड लीज होल्ड पे दी जाती है, जो लैंड लीज होल्ड पे दी जाती है, तो हम कहते हैं इस पे 50C एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि दीज आर इन द नेचर ऑफ राइट इन अ लैंड और अ बिल्डिंग और अ बोथ, दीज आर नॉट इन द नेचर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और अ बोथ। वो कहते हैं जो बिल्डिंग वाला पोर्शन मैंने ट्रांसफर किया है उस पे तो आप 50C लगा दीजिए, लेकिन जो लैंड वाला पोर्शन है वो तो लीज होल्ड राइट है सर, उस लीज होल्ड राइट को हम लैंड और बिल्डिंग और बोथ नहीं बोलेंगे। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ग्रीन फील्ड्स के केस में, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया इस बात को। दिल्ली आईटीआईटी के वेरियस साइटेशंस हैं जो ये कहते हैं कि हाँ जी लीज होल्ड राइट्स पे 50C एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 50C में वर्ड यूज है लैंड और बिल्डिंग और बोथ, जबकि जो लीज होल्ड राइट है इज अ राइट इन अ लैंड, राइट इन एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ। ना हम इसको सर इस्तेमाल करते हैं जो प्रोवाइजो हमने 112 में लिया सर, हमने फ्लैट लिया सर। फ्लैट में जो हम लेते हैं तो सर हमें फ्री होल्ड राइट नहीं मिलता सर, फ्लैट में भी हमें लीज होल्ड राइट्स ही मिलते हैं सर। फ्लैट्स में भी ओनरशिप का जो है हमें राइट 99 ईयर्स का तो मिलता है, लेकिन वो ओनरशिप राइट इज इन द नेचर ऑफ लीज होल्ड राइट्स है सर। तो क्या अब वो जो लैंड और बिल्डिंग और बोथ वाली कैटेगरी को हम वहां पे भी ले जाएंगे, या हम वहां पे ये कहेंगे नहीं नहीं जी इट इज नॉट अ राइट इन लैंड और बिल्डिंग और बोथ, इट इज लैंड और बिल्डिंग और बोथ, क्योंकि हम वहां तो चाहेंगे कि हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लें, नहीं सर, क्योंकि वहां पे भी वर्ड 112 के जो प्रोवाइजो में वर्ड लिखा हुआ है सर, वहां पे भी लैंड बिल्ड और बिल्डिंग और बोथ लिखा है। तो वो 54D है जो सेक्शन, वो राइट इन एनी लैंड को कहता है। तो नाउ अनदर पेंडोरा बॉक्स में ओपन अप कि भाई वो जो फ्लैट्स और वो जो आप बात कर रहे हैं वो राइट इन लैंड और बिल्डिंग और बोथ हैं, तो हम आपको उसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट ग्रैंड फादरिंग क्लॉज नहीं देंगे। मे बी प्रोबेबली जो चीज हमारे बेनिफिट के लिए हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे वो हमारे अगेंस्ट में इस्तेमाल करेगा डिपार्टमेंट यूजिंग दैट सेम केस लॉ। तो नाउ वी कम अप विद अनदर पार्ट सर, जो जॉइंट डेवलपमेंट। सर टाइम तो है ना सर अभी हमारे पास? जी हाँ, जी तो हाँ। ये थोड़ा सा हाँ बिल्कुल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये सर ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है सर। ये आजकल हम हर जगह देख लेते हैं सर, हमारे घर के आस पड़ोस में जहाँ पे भी थोड़ा सा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आता है लोगों को, वो बिल्डर के साथ टाई अप कर लेते हैं, 3 फ्लोर का टाई अप कर लेते हैं, 2 फ्लोर खुद रख लेते हैं, 1 फ्लोर दे देते हैं, या 4 फ्लोर्स का टाई अप कर लेते हैं, वॉट एवर मे बी द नेचर ऑफ द एग्रीमेंट। तो इस सिचुएशन में सर क्या हमारे को कैपिटल गेन कैसे लगेगा? या मैंने जैसे पहले बात करी कि एक 1000 स्क्वायर मीटर की मेरे पास लैंड है, मेरे पास स्किल नहीं है, लेकिन किसी बिल्डर ने आया और उसने कहा कि मैं यहाँ पे 100 फ्लैट्स का टावर बनाऊंगा और आपको इसमें से 10 फ्लैट्स दे दूंगा मैं आपको। तो पहले हम वो वाली सिचुएशन, सिंपल सिचुएशन एनालाइज करते हैं सर, जहाँ पे उसने ये 1000 स्क्वायर मीटर की लैंड है, एक बिल्डर आया उसने कहा कि मैं यहाँ 100 फ्लैट्स बनाऊंगा, और उसमें से 100 फ्लैट्स में से मैं आपको 10 फ्लैट्स आपको दे दूंगा जो आपका लैंड का हिस्सा रहेगा, है ना, बाकी 90 फ्लैट्स मेरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेरे लिए रहेंगे बाकी। तो उस केस में मेरे लिए कैपिटल गेन कब अराइज होगा और कितनी वैल्यू पे अराइज होगा? अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन मुझे जब ही अराइज हो जाएगा जिस दिन मैंने ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया उसके साथ, क्योंकि लैंड तो मेरे नाम ही रजिस्टर्ड है। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट इसलिए भी चाहिए क्योंकि उस बिल्डर को पावर ऑफ अटॉर्नी भी मेरे को देनी पड़ेगी ताकि वो एक नेसेसरी अप्रूवल्स वगैरह ले सके। तो दो सिचुएशन हो गई, एक केस हो गया सर जहां पे सिर्फ मेरे का काम क्या है, मुझे 10 फ्लैट मिल जाएंगे, मेरे को बाकी 90 फ्लैट से कोई मतलब नहीं। एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां मैं कहता हूँ कि जी मैं भी आपके साथ बिजनेस में पार्टिसिपेट करूंगा, मैं भी आपको जो लैंड्स जो फ्लैट सेल करके कंसिडरेशन आएंगे उसमें भी मैं भी परसेंटेज बेसिस पे शेयर करूंगा। मुझे ये 10 फ्लैट की जरूरत नहीं है, मुझे परसेंटेज जो आपका टोटल कंसिडरेशन आएगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज मेरे साथ फिक्सअप आप कर लो। तो हमारे पास ये दो सिचुएशंस रहती हैं। तो इन दोनों सिचुएशंस में कैपिटल गेन कब अराइज होगा? जब मैंने एक पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट कर दी उस बिल्डर के फेवर में, या जब मेरे को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला। जो मेरा दूसरा पहला सिचुएशन थी सर जिसमें मेरे को सिर्फ 10 फ्लैट मिल रहे थे, तो सेक्शन 45(5)(a) गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लेके आया
उस 45(5)(a) में लिखा हुआ है कि अगर मैं इंडिविजुअल हूं या एचयूएफ, ये बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को अवेलेबल है, और मैं ऐसे ट्रांसफर करता हूं, तो जो स्टैंप वैल्यू 10 फ्लैटों की रहेगी, या कोई कैश मुझे मिलेगा, या कोई बैंक बैलेंस मिलेगा, या और कोई अमाउंट मुझे मिलेगा, वो मेरे लिए सेल कंसिडरेशन मान ली जाएगी। वो जो सेल कंसिडरेशन मान ली जाएगी और उसके बेसिस पे सेक्शन 48 में कंप्यूटेशन कर लिया जाएगा, और कॉस्ट क्या मानी जाएगी, जो मेरी पूरी लैंड की कॉस्ट थी वो मेरी कॉस्ट मान ली जाएगी, और जो मेरे को कंसिडरेशन जो मेरी स्टैंप वैल्यू है वो मान ली जाएगी, जो 10 फ्लैट की मुझे मिली है। और कब कैपिटल गेन माना जाएगा? कैपिटल गेन जब माना जाएगा जिस दिन मैंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस बात में एक बात क्लियर होगी, मैंने अब बिल्डर को अपना राइट्स दे दिए, तो मेरे को टैक्स अभी देने की जरूरत नहीं है, मुझे टैक्स जब ही देना है जब मेरे को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो क्या मेरे को 54(F) की छूट मिल जाएगी क्योंकि मैंने लैंड ट्रांसफर करी है, या लैंड पे छोटा सा पुराना मकान बना हुआ था तो लैंड और बिल्डिंग मैंने ट्रांसफर करी है, तो 54 की छूट मुझे मिल जाएगी, या 54(F) की? तो मेरे हिसाब से सब्जेक्ट टू दैट कि वो फ्लैट्स मेरे पास अगर एक है, दो है, वो कंडीशन फुलफिल होती होगी, तो वो मेरे को 54 की और 54(F) की बेनिफिट मिल जाएगी। बट जनरली इन केसेस में क्या होता है, वैल्यू इज जनरली एग्जॉर्बिटेंट, तो 10 करोड़ के ब्रीच को पार कर जाती है, नंबर ऑफ फ्लैट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो 54(F) में भी एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, तो वो बेनिफिट जनरली हमें प्रैक्टिकली वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर हम ये बात करें क्या जो हमारे घर के आस पड़ोस में जो हम बिल्डर जो आता है, वो जो हम उसमें भी 45(5)(a) लगा सकते हैं, तो उसमें मेरा पर्सनल व्यू भी है, और मेरा ने पाया सर कि वो क्या है, जनरली आता तो एज बिल्डर है, एक फ्लोर ले लेता है, लेकिन वो जो फ्लोर लेता है या 2 फ्लोर लेता है, वो एज कंसिडरेशन फॉर हिज कॉन्ट्रैक्ट लेता है। तो उसने बिल्डिंग बनाई, और उस बिल्डिंग बनाने के एवज में वो 2 फ्लोर या 1 फ्लोर उसने ले लिए। मेरा इंटेंशन अपनी लैंड को ट्रांसफर करना नहीं था। तो जिस दिन वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट उस प्रॉपर्टी का मिलता है, तभी मैं ये कहूंगा कि मैंने अपना प्रोपोर्शनेट राइट इन द बिल्डिंग, मैंने ट्रांसफर इन द प्रोपोर्शनेट राइट इन द लैंड, आई बेग पार्डन, प्रोपोर्शनेट राइट इन द लैंड मैंने ट्रांसफर उस बिल्डर के फेवर में या उस डायरेक्ट कस्टमर के फेवर में, जब मैं ट्राइपेट्रिएट एग्रीमेंट करूंगा, क्योंकि बिल्डिंग बनाई बिल्डर ने, लैंड मेरे हिस्से में है, खरीदने वाला कस्टमर है, तो एक ट्राइपेट्रिएट एग्रीमेंट हो गया। तो वो जो ट्राइपेट्रिएट एग्रीमेंट जब होगा, जब मेरा अनडिवाइडेड इंटरेस्ट ट्रांसफर करूंगा, तब वो मेरे लिए ट्रांसफर माना जाएगा, और वो 45(1) में ही कवर होगा, वो 45(5)(a) में कवर नहीं होगा। जो हम तीसरी सिचुएशन जो हम बात कर रहे थे सर, जिसमें वो कहता है कि बिल्डर भी साथ में और मैं भी दोनों मिलके एक सर्टेन परसेंटेज शेयर करेंगे, तो उस सिचुएशंस को डील करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ट्रांसफर कब माना जाएगा। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन सर जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 47 में है। वो क्लॉज 47 में हमको बताया गया कि एक क्लॉज 5 है, क्लॉज 6 है सर। ये सर दोनों क्लॉज 5 और क्लॉज 6 आज की डेट में हम देखेंगे, जब भी जीडीए की हम बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा चर्चित सेक्शन है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े डिसीजन इसमें दिए हैं, बलबीर सिंह मैनी और 86taxman.com 94, और इसमें दूसरा सर डिसीजन है शेषासाई स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड 421 ITR 46। ये हमें इस बात में प्रदर्शित करते हैं कि किस दिन हमें ये माना जाएगा कि ट्रांसफर एक्चुअली इफेक्ट हुआ है, तभी उसी के बेसिस पे हमारी कैपिटल गेन की वर्किंग हो सकती है। हम ये मान सकते हैं कि भाई डिफरेंट इवेंट्स होते हैं सर, कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, हमने पोजेशन ट्रांसफर किया, हमने कंसिडरेशन रिसीव किया, हमने पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर अपने बिल्डर को या उस डेवलपर को पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बनाया, या हमने एक्चुअल ट्रांसफर्ड डेवलप्ड यूनिट मिल गई, या वो एक्चुअल डेवलप्ड यूनिट एक्चुअल कस्टमर को ट्रांसफर हो गई। तो ये हमारे पास 4 या 5 मेजर माइलस्टोन्स होते हैं जब हम जेडीए की बात करते हैं। तो इन 5 में से कोई एक हो सकता है ट्रिगरिंग पॉइंट हो, जब हम ये कह सकें कैपिटल गेन अराइज होता होगा। तो सर इन बलबीर सिंह मैनी आने से पहले तो जनरली एक चतुर्भुज कपाड़िया वाला जजमेंट हुआ करता था, उसमें हम ये कहते थे कि भाई जिस दिन एक्सक्लूसिव पोजेशन मैंने दे दिया, कंकरेंट पोजेशन नहीं सर, एक्सक्लूसिव पोजेशन मतलब
मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी उसको सिर्फ म्युनिसिपैलिटी से या डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल के लिए नहीं दिया, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं दिया, सिर्फ मैंने उसको एक्सक्लूसिव पोजीशन दे दिया कि भाई तुम बनाओ और मेरा राइट खत्म, मुझे तो डेवलप्ड यूनिट जो बन के मेरे हिस्से के हैं वो दे देना। ये हो गया सर एक्सक्लूसिव पोजीशन। कॉन्करेंट पोजीशन, भाई मैंने आपको जो अप्रूवल दिया है वो वाटर डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना है, आपको बिजली विभाग से अप्रूवल लेना है, आपको म्यूनिसिपलिटी से अप्रूवल लेना है, उस पर्पस के लिए कहां तक मैं साइन करता रहूंगा, आप डेवलपर हो, आप लेते रहना अप्रूवल, लेकिन जो भी कंसिडरेशन आएगा वो हम सब मिलके एक परसेंटेज में शेयर करेंगे। आपका मैंने जो उसको राइट ट्रांसफर किया दैट वाज एज अ लाइसेंसी, नॉट एज ए ट्रांसफरी। कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन में मैं राइट ट्रांसफर कर रहा हूं एज लाइसेंसी, एक्सक्लूसिव पोजीशन में राइट ट्रांसफर कर रहा हूं एज ट्रांसफरी। तो अगर लाइसेंसी के रूप में करता हूं तो इस बॉम्बे हाई कोर्ट कहते हैं कि वो लाइसेंसी के रूप में है, कोई कैपिटल गेन नहीं अराइज होगा। एज ट्रांसफरी है, उसी दिन ट्रांसफर एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरी हमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है, जब हम डेवलपमेंट की जो एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं हम उनको बताते हैं, तो जो डेवलपर को जो हम राइट्स दे रहे हैं, क्या राइट्स दे रहे हैं, सभी के लिए राइट्स दे रहे हैं कि वो मेरे बिहाफ पे सब कुछ वही कर लेगा, या मैं एक ट्राइपेट्रेट एग्रीमेंट कर रहा हूँ और अपने राइट्स भी उसमें रिजर्व रख रहा हूँ कि हाँ इतना कंसिडरेशन मुझे फ्लो करेगा या ऐसे मेरे राइट्स डिटरमाइन होंगे और मेरे से जो लैंड का जो ओनरशिप है वो ऐसे ट्रांसफर होगा। वो भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है डिसाइड करने में कि कब कैपिटल गेन ट्रिगर होता है। इसमें सबसे मेन सेक्शन जो है सेक्शन 53 कैपिटल ए ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। जब हम इसमें बात करते हैं तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की इसमें कुछ मेन कंडीशंस ये रहती हैं सर कि भाई पोजेशन ट्रांसफर हो जाना चाहिए, बिल्डर जो है या डेवलपर जो है अपना राइट परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस बलवीर सिंह मैनी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही, वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। अगर वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि राइट्स हैव ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लैंड ओनर टू द डेवलपर और एनी इवेंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रिगरिंग कैपिटल गेन हैज टेकन प्लेस। सामने वाले के पास पोजेशन भी है, सामने वाला उस प्रॉपर्टी को एंजॉय भी कर रहा है, लेकिन एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो 53 कैपिटल ए में नहीं फॉल करेगा, तो वो सेक्शन 2 क्लॉज 47(5) में बेनिफिट नहीं होगा। तो सर उन्होंने कहा कि लेकिन सर अगर रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन क्लॉज 6 क्या कहता है, इनेबलिंग द इंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। हमने एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जो रजिस्टर्ड तो नहीं है बट इट हैज द इफेक्ट ऑफ इनेबलिंग द इंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वही चतुर्भुज कपाड़िया वाली बात को रिपीट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेशन को इनेबलिंग द एंजॉयमेंट को ट्रांसफर से जोड़ना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि इनेबलिंग द एंजॉयमेंट इज फॉर द पर्पस ऑफ डी फैक्टो कंट्रोल और नॉट। अगर डी फैक्टो ट्रांसफर हो रहा है तो चार्जेबल टू टैक्स है, मीनिंग देयर बाय अगर एज लाइसेंसी ट्रांसफर हो रहा है, पोजेशन सिर्फ एज लाइसेंसी है, तो ये चार्जेबल टू टैक्स ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं है। शेषाशाही स्टील्स में इसी बात को रिपीट किया गया। जैसे जनरली हम क्या कहते हैं, हम किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम जाते हैं तो हम मेंबरशिप राइट्स लेते हैं। टावर सिस्टम में सर जनरली यही होता है कि हम उस टावर की सोसाइटी बनती है, हम वहाँ मेंबरशिप राइट्स लेते हैं और उस मेंबरशिप राइट्स जो हम एक्वायर करते हैं उसके बेसिस पे ही हम फ्लैट नंबर हमें मिलता है और हम उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करते हैं। और उस मेंबरशिप राइट के ट्रांसफर से भी कई बार हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉपर्टी। रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से हम वो लैंड भी रजिस्टर कराते हैं, बट ये ट्रांसफर ऑफ दिस मेंबरशिप राइट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो उसमें क्या कहा गया कि क्या सिर्फ इस एग्रीमेंट के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि भाई ट्रांसफर हो गया। तो उन्होंने कहा कि देयर आर 6 पिजन होल्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड यूज किया 6 पिजन होल्स, उसमें से एक पिजन होल है इनेबलिंग द एंजॉयमेंट। अगर जब तक डी फैक्टो कंट्रोल एक्सटिंग्विश नहीं होता है तब तक ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि हमने सारे पैसे दे दिए हो, रजिस्टर्ड हो या नॉट रजिस्टर्ड हो। तो सर ये हम जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जनरली इन कंडीशंस के बेसिस पे हम कर सकते हैं। बाकी सर मैंने कुछ और भी केसेस लिखे हैं सर, अगर क्वेरीज ले लेंगे सर उसके बाद हम, अगर टाइम बचेगा आप अलाउ करेंगे। ठीक है वैभव जी, क्वेरी ले लेते हैं। अगर किसी को क्वेरी होती है तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन से हटा लें सर, क्या नहीं थोड़ा सा हाँ मैं सर बंद कर दूँ। जी सर।
किसी भी मेंबर्स की कोई भी कोई क्वेरी होती है तो आप ले सकते हैं। और हमारे बीच में रजनीकांत वर्मा जी भी उपस्थित हैं, जो सेक्रेटरी हैं एटीएल के। स्वागत है आपका। फरीदकोट से जेपी शर्मा साहब, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। जो भी किसी कोई क्वेरी हो ले सकते हैं। ये जो वैभव जी आप जिक्र कर रहे थे ना, जो कंपनसेशन में जो इंटरेस्ट मिलता है, यस तो सर। इसमें जैसे कई साल बाद मिलता है, 10 ईयर्स या 5 ईयर्स, तो उसको हम 89(1) में ब्रेकअप भी तो कर सकते हैं उसका, जो सर इनहेंस 89 वाला में मिलता तो है। सर हम्म? मेरी जानकारी सर लिमिटेड है सर। मैं 89 में तो सैलरी कोई करता हूँ सर, एडवांस नहीं में नहीं सैलरी। नहीं नहीं, जो जो कंपनसेशन एग्जेम्प्टेड होता है, वो बाद में जी वो सर। जो कोर्ट में जाते हैं, फिर उसको बाद 10 साल बाद 15 साल बाद उनको इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर। तो इंटरेस्ट जी इसका सर। टैक्सेबल है ना? तो इंटरेस्ट टैक्सेबल है सर, और फ्लैट 50% की डिडक्शन है। हम्म, 89(1) के बारे में मेरे को सर, क्योंकि 50% की डिडक्शन सेक्शन 57 में लिखा हुआ है सर। 89(1) का कोई मेरे को उसमें जानकारी नहीं है। चलिए नैब साहब बता देंगे। एक ये जो इंडिविजुअल्स में अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, और अगर मोर जैसे देन 51% शेयर रखते हैं, तो बाकी का स्टेटस उसका टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन में। हाँ ये सर, वो सर मेरा नेक्स्ट पार्ट है, अगर कर लूँ चलिए सर। चलिए रखते हैं। रजनीकांत वर्मा जी, कोई आपकी क्वेरी है तो आप भी ले सकते हैं कोई। स्वागत है आपका। अशोक चेकी साहब अमृतसर से हैं, आपका कोई क्वेरी हो? तो जैसे आपने बताया ना, सोल प्रोप्राइटरशिप को हमने बताया कंपनी में कन्वर्ट करना है सर, या फर्म को कंपनी में करना है? हम लोग जो है प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइवेट हाँ डायरेक्टर। सर, प्रोप्राइटरशिप को हम जब कन्वर्ट करते हैं ना सर, तो 51% तो होल्डिंग होनी चाहिए उस प्रोप्राइटर की सर। सारे सारे एसेट कन्वर्ट हो जाने चाहिए सर, है ना सर? और कोई कंसिडरेशन बियॉन्ड दैट उसको कंपनी से नहीं मिलना चाहिए सर। हम्म इसके इसमें मैं सर एक रेफरेंस लेना चाहूंगा सर, कार्लटन होटल्स का सर। हम्म दो उसमें क्या है सर, ये प्रोविजन क्यों है कि सारे एसेट ट्रांसफर हो जाने चाहिए और कोई भी कंसिडरेशन अदर देन 51% वोटिंग राइट से ज्यादा और कुछ नहीं मिलना चाहिए। मतलब वोटिंग राइट्स 100% तक भी 99% तक भी रह सकते हैं, बट उसके अलावा आप प्रोपराइटर को कुछ और क्यों नहीं मिलना चाहिए? सर क्या होता है सर, कार्लटन होटल्स ने अपना जो कोई होटल था वो सहारा वालों को सेल करा था। हम्म तो दे यूज्ड सर्टेन पार्टनरशिप फर्म डिवाइस एंड अदर डिवाइसेस, जिसके बेसिस पे वो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। तो ये जो प्रोविजन है वो उस चीज को कर्टेल करने के लिए है कि कहीं कोई प्रोप्राइटर अपनी कोई एसेट किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर रहा हो जिसमें उसकी सिग्निफिकेंट होल्डिंग ना हो। 51% होल्डिंग है तो उसका मतलब वो सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर दैट एसेट मेंटेन करेगा, है ना? और सबसे बड़ी बात क्या है सर, उसमें कंडीशन ये भी नहीं है, बाकी फर्म अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ कंपनी में, या एलएलपी कन्वर्ट करता हूँ, मतलब प्राइवेट लिमिटेड को एलएलपी में कन्वर्ट करता हूँ, देयर इज अ कंडीशन दैट आई मस्ट रिमेन द पार्टनर फॉर नेक्स्ट 3 years। हम्म यहाँ पे सर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक। और कोई कोई क्वेरी है नहीं तो फिर नैब साहब धन्यवाद देंगे अपना। और सर, जो अभी आपने सेक्शन 54 का कहा था, तो उसमें 10 करोड़ से ऊपर तो टैक्सेबल है ही। तो 2 करोड़ जैसे तक के हाउस में तो 2 हाउस ले सकते हैं ना 54 में? 54F में नहीं है शायद ना? 54F में तो सर एक ही हाउस ले सकते देखिए हाउस 54 में तो 2 ले सकते हैं ना, और उसमें तो कोई सीलिंग भी हैं सर। नहीं जैसे आपने, हाँ आपने आप बताया था 2 करोड़ तक की लिमिट आपने बताया। है। क्या नैब साहब कैसे? 54। हम्म नहीं नहीं, उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया था इस चीज को। मैंने कहा शायद उस वक्त ध्यान नहीं दिया होगा आपने। उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया था कि ऑलरेडी अगर आपका एक बार मकान है तो आप दूसरा ले सकते हैं, लेकिन एक ही बार में दोनों दो मकान नहीं ले सकते। ये बहुत क्लियर नहीं कर सर, दिया मैं था ये उन्होंने कह रहा था सर। कि सेक्शन 54 F 54 में ये है कि 2 करोड़ तक का अगर सीलिंग वाला वो पॉइंट है ना। एक बार रिपीट करिए सर, 54F में नहीं नहीं, तो एक ही मेरा अलाउड है। नहीं, 54F में तो आप एक ही ले सकते हैं, अगर चाहे एक हो या को मतलब, है ना? ठीक है, क्लियर है तो। यस और यस दूसरा क्या, उसमें प्रोपोर्शनेट हो गया, मतलब जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो प्रोपोर्शनेट के अंदर करेंगे आप ना, मतलब एंटायर, क्योंकि हाँ उसमें सर, नेट पूरा नेट कंसिडरेशन पूरा इंटरेस्ट। हाँ कंसिडरेशन नेट करना पड़ता है ना उसके अंदर, फुल कंसिडरेशन हाँ करना जी, हाँ पड़ता है। हाँ जी, हाँ। और अगर नेट आपने कम कंसिडरेशन हम किया है तो उस रेशो में आपको मिलेगा ना, मतलब ये नहीं कि आपको जी सर। मिल जाएगा। और जी जी 54 में जो है कि आपके पास 2 हाउस, मतलब अगर
2 करोड़ तक के अगर आप ले सकते हैं, मतलब जी जी ये है ना, मतलब आप 2 यूनिट्स उसमें ले सकते हैं। कैपिटल गेन। जी जी। चलिए आदरणीय नक्श साहब, धन्यवाद, फिर आप बहुत देर से आए। बहुत 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 धन्यवाद। इनफैक्ट आज का जो था ना इस सेशन, मुझे लगा कि इट वाज मोर फॉर द प्रोफेशनल देन फॉर द जनरल पब्लिक, कि बड़े स्पेसिफिक केसेस लिए गए, केस लॉज लिए गए और सेक्शंस को, सब सेक्शन उस तरीके से बताया गया। और एक चीज में बहुत जनरल सी जो थी 89 सेक्शन के बारे में आपने पूछी, तो 89 में क्लियर कर दो, दैट इज ओनली सैलरी स्पेसिफिक, दैट इज नॉट फॉर एनी अदर इनकम। वो इंटरेस्ट इनकम या कंपनसेशन के लिए नहीं है, क्योंकि वो सेक्शन मैं पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा हुआ था, इनकम टैक्स एक्ट under section 89 provides relief to an SSC for any salary or profit in lieu of salary or family pension received by an SSC in advance or arrears in a financial year. This relief is granted as the total income assessed is at a rate higher than that at which it would otherwise have been assessed. So only effect of salary 89 का दिया गया, तो इसलिए इसमें कंपनसेशन में या कैपिटल गेन में वो नहीं आ रहा। बाकी एक क्वेरी कोई उन्होंने की थी रवि कुमार साहब ने, वो मैं भी नहीं क्लियर कर पाया, मेरे को भी समझ में नहीं आई क्या पूछ रहे थे। तो हो सकता है वैभव जी जब अगला सेशन लेंगे तो ही विल कम एंड क्लियर दैट आल्सो। आप रवि कुमार जी से पूछ लीजिएगा, वो ही विल सेंड यू बाय ऑन व्हाट्सएप। यस और सर, और तीसरी बात जो आज आपने बताया कि वाकई में पर्टिकुलरली जो मुझे लगता है कि वो आपका एरिया स्पेसिफिक भी थी, कि नोएडा गाजियाबाद में इतना ज्यादा लैंड एक्वायर हुई है पिछले सालों में, और वहाँ इस तरीके, मैं भी वहाँ जब पोस्टेड था तो इस तरह केसेस नोएडा में बहुत आते थे, लैंड कंपनसेशन के, इंटरेस्ट के, वो कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि क्या करना, उसको कैसे करना, तो ये सब चीजें बहुत आती थी। वो वाकई में वहाँ के लिए, उस एरिया के लिए बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में ऑल ओवर इंडिया एक्वाइजिशन चल रही है, हर जगह रोड्स बन रही हैं, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये मुझे लगता है अब तो ये नेशनल लेवल का एक सरदर्द हो गया कि इसको कैसे करें कैसे नहीं करें। और जो जो हम लोग कुछ ऐसा है इनकम टैक्स एक्ट में कि जो जो हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये और टिकलिश होता चला जाता है। सेक्शन के साथ साथ सेक्शन जुड़ते रहते हैं, तो उसको देने के लिए, रिलीफ देने के लिए, और वहां कुछ ना कुछ एक नया सब सेक्शन आ जाता है, फिर वो कुछ नए उसके इंटरप्रिटेशंस हो जाते हैं। तो इट गोज ऑन बिटवीन बेंच एंड बार, और देन कोर्ट्स के बीच में चलता रहता है सर ये। तो आज आपने कैपिटल गेन के बारे में, इट वाज नॉट ए जनरल टॉपिक कि कैपिटल गेन में क्या अमेंडमेंट्स में कैसे में, आज कैपिटल गेन के स्पेसिफिक केसेस के बारे में था, और वैभव जी ने पूरी तैयारी की हुई थी। मुझे तो लगता है ये पेपर तैयार किया होगा इन्होंने किसी अपने प्रोफेशनल्स के या सीएस के या एडवोकेट्स के किसी बार एसोसिएशन किसी मीटिंग के लिए, जिसका लाभ आज हम लोग को भी यहाँ बैठे बैठे मिल गया। और उसके पहले जो गाइडलाइंस उनकी रवि कुमार जी की थी, वेरी स्पेसिफिक, और वैभव वाज वेरी टू द पॉइंट एंड वेरी स्पेसिफिक, ऑनेस्ट, वेरी क्लियर आल्सो। जितना हम लोग को समझा सकते थे मोटी बुद्धि वालों को उन्होंने समझाया, और यहाँ पे प्रोफेशनल भी बैठे, उनको भी बहुत फायदा हुआ होगा। हमारे जैसे मोटी बुद्धि वाले भी काफी कुछ समझ गए थे और कोशिश की एब्जॉर्व करने के लिए। तो आप जो समय दिया, और जो चीजें रह गई हैं, जैसे वो रवि कुमार जी ने पूछा, और अदरवाइज भी आप भी चाह रहे थे कुछ और बताना, लेकिन टाइम बहुत हो गया था। तो नेक्स्ट टाइम वी कैन हैव अनदर थिंग, जहाँ पर इस तरीके से स्पेसिफिक केसेस के साथ हम लोग कैपिटल गेन के ऊपर और आगे आएंगे, फिर दोबारा इस पे बात करेंगे। आपके आज के उद्बोधन के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकित नैब साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वैभव गोयल जी, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक थैंक यू सर। जूम के लोग का विशेष, जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा विचार है, मदद करना सीखिए, मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मिलना जरूर जुलना जरूर। सीखिए मतलब के बगैर। हम्म, एकदम पॉइंट की बात मैं ऐसा कुछ कह रहे हर चीज बगैर 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 ही हो रही है सर। सर जरूरी है सर। जी सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, सुंदर। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। ओ है।
शांति शांति शांति। शांति सबको प्रणाम। बहुत शांति। बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः।